तफहीम। अब एक और चीज़ समझने के लिए हम देखते हैं पहली बूझने का तरीका। यानी अगर आपसे कोई किसी शख्स ने पहली कोई कहा है कि ये बताओ ये क्या चीज़ हो सकती है, तो आप कैसे बूझेंगे। पहलियाँ तफरीदी हैं और मुफीद भी, इनसे सोचने की मशक होती है। वो पहली ही क्या है कि इधर आपने सुनी और उधर बोल पड़े कि फलां चीज़ है। पहली ऐसी होनी चाहिए कि सोचने से उसकी बूझ समझ में आ जाए। इसमें ऐसे इशारे मौजूद होने चाहिए जिनकी मदद से जवाब मालूम किया जा सके। अब इन पहलियों पर गौर कीजिए जो हमने आपके लिए लिखी हैं। क्यों ना हो शहर में बदनाम भला, क्यों ना हो शहर में बदनाम भला, ऊन में टाट का पेवंद लगा, ऊन में टाट का पेवंद लगा। अब इससे पहचानना है आपने कि कौन सी चीज बोली जा रही है। अता पता एक पालतू जानवर का नाम है। अब ये एक अंदाज से उन्होंने बता दिया, आपको हिंट दे दी कि इससे हमें पता चलना चाहिए कि कोई पालतू जानवर है। क्यों ना हो शहर में बदनाम भला, ऊन में टाट का पेवंद लगा। शायद आपने अपने बड़ों से ये मिसाल सुनी हो कि शहर में ऊंट बदनाम। ये ऐसे मौके पर बोलते हैं जब किसी पर ख्वामख्वाह किसी बात का इल्जाम आ जाए। अगर आपने ये मिसाल ना सुनी हो तब भी सोचने से समझ में आ सकता है कि ऊन में वैसे तो टाट का पेवंद लगाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ जरूर कोई लफ्जी हेर फेर है जो अक्सर पहलियों में होता है। फिर आप जानवरों के नाम जहन में लाएंगे, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, ऊंट भी जाना पहचाना जानवर है। इसका नाम जहन में आते ही दूसरा मिसरा याद आ जाएगा। ऊन प्लस जमा टे क्या बन गया, ऊंट। यहाँ लफ्ज ऊंट में टाट की टे का पेवंद लगा है। अगर फौरन ही समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना चाहिए। लफ्जों की मदद से खोज लगाना चाहिए कि बूझ क्या हो सकती है। यानी अब मैं दोबारा ऊपर से पढ़ती हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्यों ना हो शहर में बदनाम भला, ऊन में टाट का पेवंद लगा। अब ये जो ऊन है इसमें अगर हम टे को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऊंट। और ऊन में पेवंद लग ही नहीं सकता। आपने ऊन देखी है, देखी होगी, या जैसे रुई वगैरह होती है तो ये ऊन, इसमें आप कपड़ा कैसे लगा सकते हैं, वो तो रुई सी है, अलग अलग होती है। तो क्या है कि इसमें किस जानवर के बारे में पूछा जा रहा है, ऊंट के बारे में। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ हिंट दे देते हैं, लेकिन यह है कि अगर टोटली सीधी पहली समझ आ जाए सामने तो फिर वो तो कोई पहली नहीं हुई। ये थोड़ा सा सामने वाला क्या है, सोचे समझे फिर उसके बाद पहचाने, तो वो क्या कहलाती है, पहली कहलाती है। आगे देखिए, सहन में बिछी उजली चादर, कोई दाग ना धब्बा जिस पर, जी चाहे तो सर पर ले ले, इस पर पांव धरो तब जाने। अब सहन में बिछी उजली चादर, कोई दाग ना धब्बा जिस पर, जी चाहे तो सर पर ले ले, इस पर पांव धरो तब जाने। अता पता क्या है इसका, हवा पानी की तरह जिंदगी के लिए जरूरी है। ये किसी खास चादर का जिक्र होता तो हमसे क्यों पूछा जाता। लिहाजा चादर से मुराद चादर नहीं ली जा सकती, बल्कि कोई ऐसी चीज जो सहन में चादर की तरह बिछी नजर आती हो। फिर इसे सर पर तो ले सकते हैं, पाँव के नीचे नहीं आ सकती। ऐसी चीज आग भी हो सकती है जिस पर हम पाँव ना रख सके, मगर आग का कोई इशारा पहली में नहीं मिलता। अता पता कहते हैं कि हवा और पानी की तरह जिंदगी के लिए जरूरी है। ऐसी चीज या तो खुराक हो सकती है या धूप, बल्कि धूप ही हो सकती है। धूप उजली चादर की तरह सहन में फैली हुई होती है, इस पर पाँव नहीं रख सकते और कोई दाग धब्बा भी नहीं होता। यानी हमने पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको निकाल के देखना है, उस पर सोचना है कि क्या चीज हो सकती है। अब है बूझो पहेली। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल क्या है, पहेलियां किस लिए होती हैं और कैसे मुफीद है। अभी आप पढ़ चुके हैं, आपने उस जवाब भी देना आपको आता है, आपने खुद लिखना है। सवाल नंबर 2 क्या है, पहेली कैसी होनी चाहिए, यह भी आपको मिल जाएगा जवाब। सवाल नंबर 3, अगर किसी पहेली की बूझ फौरन ही समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए, यह भी मिल जाएगा आपको। सवाल नंबर 4 है, 2 पहेलियां बनाकर लिखिए, उनके जवाब भी बताइए। अब पहली ऐसी बनानी है तो ये नहीं है कि फौरन सामने वाले को समझ में आ जाए, बल्कि क्या है, थोड़ा सा अल्फाजों की हेरा फेरी से इस अंदाज से बनाना है
कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि क्या चीज़ हो सकती है। अब आपने 2 पहेलियाँ बनानी है और इनके जवाब भी बताइए। नंबर 5 क्या है? 10 जेल पहेलियाँ अपने साथी के साथ मिलकर बूझिए। पहली क्या है? पोसा ना पाला बन गई खाला, खाला भांजे को खिलाओ बोली होश में आओ। अता पता क्या है? एक जानवर। अब आपने बूझना है कि कौन सा जानवर है ये। नंबर 2 क्या है? डुबकी खाकर आई निकल, देख के नियत जाए फिसल, देखने में तो फूल न फल, कहने को एक फूल एक फल। अब आपने ये बूझना है अता पता क्या है? कोई एक मिठाई है जिसका ये जो है वो ये पहली बनाई गई है। अब आपने इसी के साथ 2 और हैं वो पढ़नी है, ये चारों आपने पढ़नी है, आपस में एक दूसरे से बूझनी है कि क्या चीज़ हो सकती है। अब हमने करना है मजमून नफीसी, यानी हम मजमून कैसे लिखें वो हम देखेंगे। नसर निगारी, मजमून लिखना नसर निगारी भी कहलाता है। अब मजमून नवीसी में मेरा पसंदीदा खेल। तमाम सवालों के जवाब तरतीब से कॉपी में खुशखत लिखिए और इस मजमून को उन्वान दीजिए मेरा पसंदीदा खेल। पहला पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे आप? मजमून लिखने में पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और फिर उसके बाद इख्तिताम एंड होगा। तो आपने पहले पैराग्राफ में क्या लिखना होता है और खेल के बारे में तो किस तरह लिखेंगे? खेलने के क्या फ़ायदे हैं? सेहत के लिए मुफीद, चाको चौबंद रहना, फुर्ती पैदा होना, जहनी सलाहियतें बढ़ना। अब आपने खेल के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपने लिखने होंगे। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? पहले पैराग्राफ में आपने पहले सवाल का जवाब देना है, क्या खेल के क्या फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे उन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आपने जुमले बनाने हैं कि खेल से ये फ़ायदे होते हैं, खेल से सेहत अच्छी रहती है, हम चाको चौबंद रहते हैं और फुर्ती पैदा होती है। ये सारी आपने जो है वो खेल फ़ायदे लिखने हैं। फिर उसके बाद आप कौन कौन से खेल खेलते आपने वो लिखना होगा। फिर उसके बाद इन सब खेलों में से आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। अब आपने खेलों के नाम सारे बताए कि आप ये खेलते हैं। अब उसमें से आपने बताना है मेरा पसंदीदा खेल ये है। ये पैराग्राफ हो गया और आपने उसको कंप्लीट किया। अब फिर उसके बाद चाहे यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ है या यहाँ खत्म हुआ है या यहाँ खत्म हुआ है, उस पैराग्राफ को वहीं तक छोड़िएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से नया पैराग्राफ शुरू कीजिएगा। और पैराग्राफिंग आपको अच्छी तरीके से अपनी बुक से भी समझ में आ जाएगी। आप पीछे वाला चैप्टर देखिएगा कि किस तरह पैराग्राफिंग हुई हुई है। पीछे ओलंपिक्स का भी है सबक आपने पढ़ा है और भी सारे पीछे सबक हैं, तो देखिएगा कहाँ तक एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होके फिर उसके बाद दूसरा कहाँ से शुरू हुआ है और किस तरह शुरू हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में आपने जो है वो इस तरह इन तमाम सवालों के जवाब देंगे तो ये पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरा पैराग्राफ, किन किन सवालों के जवाब देने होंगे तो दूसरा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। इस खेल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? गेंद, बल्ला, हॉकी, फुटबॉल, रस्सी, दाना, गोटे। अब इनमें से जो भी खेल आपको पसंद है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर किसी को जो है वो क्रिकेट पसंद है तो गेंद और बल्ला चाहिए होगा, हॉकी पसंद है तो हॉकी और गेंद चाहिए होगी। तो जो आपको पसंद है तो उसमें लिखेगा कि इस खेल में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसका जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 क्या है? आपके साथ कौन खेलता है, आप वो लिखिएगा। फिर उसके बाद आप आमतौर पर ये खेल कब खेलते हैं और उसका वक्त लिखिएगा, हम इस वक्त ये खेल खेलते हैं। फिर 7वां सवाल क्या होगा? इस खेल का तरीका मुख्तसरन लिखिए। कितने खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, हार जीत कैसे होती है, क्या कवानीन होते हैं। अब आपने मुख्तसरन लिखना होगा, बहुत ज़्यादा तफसील नहीं। जैसे क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट के क्या कवानीन है, किस तरह कोई शख्स आउट होता है और किस तरह जो है वो कितने खिलाड़ी होते हैं, थोड़ा सा आप जो है उसको मुख्तसरन बताइएगा। कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे खेलते हैं, कौन कहाँ खड़ा होता है और किस अंदाज से खेले जाता है, हार जीत कैसे होती है, कौन जीत जाता है कौन हार जाता है वो बताना होगा, और किस तरह और क्या कवानीन होते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके, वो कवानीन आपने लिखने होंगे कि किस तरह जो है वो ये खेल खेला जाता है और कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे क्रिकेट में बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं और हॉकी में, और या आप जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो गलत रास्ता अख्तियार करता है तो हम कहते हैं ना चीटिंग है ये, तो वो जो रूल्स के तहत खेलने होते हैं वो कवानीन आपने लिखने होंगे कि अगर कोई शख्स ऐसे करेगा तो फिर वो टीम से बाहर कर दिया जाता है कि उसने रूल तोड़ दिया। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ होगा। आखिरी पैराग्राफ के सवाल क्या होंगे? आपको ये खेल क्यों पसंद है,
फिर सवाल नंबर 9 क्या है, खेल में हार जीत पर आपके एहसास क्या होते हैं। अगर हार जाते हैं तो क्या एहसास होता है आपको, क्या महसूस होता है, बहुत अफसरदा होते हैं, क्या होते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, वो आपने लिखना होगा। और फिर सवाल नंबर 10 क्या है, इस खेल की कम अज कम 2 खास बातें लिखें। यानी आपको जो खेल पसंद है उसकी 2 कोई अहम बातें कि बहुत ये चीज़ तो बहुत अच्छी है इसमें, या ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो जो कोई ख़ास अहम बातें हो ना, वो आपने उस खेल की क्या करनी है, लिखनी है। तो ये आपने पैराग्राफ के जवाब देंगे, तो ये सवालों के जवाब देंगे, तो इस तरह आपके 3 पैराग्राफ बनेंगे। और पैराग्राफ को लिखना किस अंदाज से होगा, ये अभी मैं आपको चैप्टर दिखा रही हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ के जब आप सवालात के जवाब देंगे तो सारे एक साथ जवाब देंगे, इस तरह पूरा लिखेंगे। और जहां पर वो खत्म हो जाएगा, जैसे ये वाला पैराग्राफ यहां पर खत्म हो गया, अब दूसरा पैराग्राफ इन्होंने यहां से नहीं शुरू किया कि 21 अगस्त को खत्म हुए, फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ यहीं से, ये नहीं, अब ये पैराग्राफ बन गया। अब आपका पैराग्राफ चाहे यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, आपने उसे वहीं छोड़ के दूसरा पैराग्राफ देखिए कहाँ से लिखना शुरू किया इन्होंने, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। इस तरह फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ इसी तरीके से जहाँ खत्म हो जाएगा सारे सवालात, वहाँ उसको रोक देना और फिर उसके बाद नई लाइन से दोबारा लिखना शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पैराग्राफ कहलाते हैं। एक पैराग्राफ जैसे इसका यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक आ रहा है, तो क्या है कि आपने इस तरह जो है वो सवालात के जवाब देने और पैराग्राफिंग करनी है, तो यह आपका मजमून जो है वो तैयार हो जाएगा। आप किसी भी खेल पर जो है वो आप अच्छी तरीके से मजमून लिख सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।